Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, states of matter UHS का topic 2 physical chemistry, उसमें आज हमने अपना टेस्ट नंबर 24 डिस्कस करना है जो कि हमारे लेक्चर से एसोसिएटेड था. So let's move towards the discussion of a test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके सामने टेस्ट है, टेस्ट नंबर 24 जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर से एसोसिएटेड है एमडी गैट का. और इसमें आपने उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखना है जो हमने अपने लेक्चर में पढ़े थे. सो लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट. पहला क्वेश्चन नंबर 51 है आप लोगों के सामने. गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द नॉन आइडियलिटी. नॉन आइडियलिटी के लिए यानी रियलिटी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, देखते हैं. ऑप्शन ए में कहता है एट हाई प्रेशर the gas molecules move in one direction only. नहीं, ये रीजन तो हम नहीं चूज करते. आगे, at high pressure the collisions between the gas molecules are increased many folds. ठीक है, लेकिन रीजन के ऊपर फोकस करते हैं. चारों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं. At high pressure the volume of the gas become insignificant. At high pressure the volume becomes significant. सामने आना शुरू हो जाता है, नजर आना शुरू हो जाता है. सो ये नहीं है. एट हाई प्रेशर द इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट. यस, दिस इज द ओरिजिनल रीजन. जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और गैस आइडियल लाइन से डेविएट कर जाती है. क्योंकि आइडियल गैस थ्योरी के मुताबिक, केएमटी के मुताबिक, वो कहता है कि देयर इज नो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स. And what if you are going to develop an intermolecular force of attraction between the gas molecules? It means you are going to deviate from the ideal behavior. Very simple answer. The delta option is my answer. The genuine reason. Question number 52 की बात करते हैं. The value of ideal gas constant in decimeter cube torr per Kelvin per mole. ये वो क्वेश्चन है जो कि टिपिकल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व किया हुआ है. आप जानते हैं कि जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आर है उसकी डिफरेंट वैल्यूज आपने निकाली थी बाय चेंजिंग द यूनिट्स वॉल्यूम के और प्रेशर के. गॉट इट. बट टेम्परेचर के केल्विन रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के भी वही रहते हैं, पर मोल पर केल्विन कांस्टेंट रहता है. अब आपने प्रेशर के यूनिट्स के साथ वेरिएंट करना है और वॉल्यूम के यूनिट्स के साथ वेरिएंट करना है और आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आती हैं. 62.4, 62,400. ठीक है, आपके पास वैल्यू आती है 0.0821, 8.314. तो यूनिट्स याद है, कहीं पे जूल पर केल्विन पर मोल है जो कि 8.314 के साथ है. अब उसके मुताबिक जो उसने पूछा है, जो मैंने लेक्चर में बताया था कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो उसने पूछा है मैं उसको आंसर करता हूं. मिलीमीटर मर्करी या टॉर एक ही बात है. अब उसने मुझसे यूनिट जो पूछे हैं, उसने कहा है कि उसकी वैल्यू इन टॉर पर केल्विन पर मोल और डेसीमीटर क्यूब में. तो दिस इज द फेमस क्वेश्चन. 62.4 डेसीमीटर क्यूब में, टॉर में, पर केल्विन पर मोल के साथ वैल्यू फॉर होती है. वेरी सिंपल, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. और ये सारी केमिस्ट्री मैंने रिवाइज किया. फर्दर आप पेपर पे देख सकते हैं कि मैंने इनकी तमाम यूनिट्स के साथ जो वैल्यूज हैं वो भी लिख दी हैं आप लोगों के लिए. गॉट इट. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं. Which of the following has greater vapor pressure at room temperature? किसका वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे ज्यादा होगा? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. वेरी सिंपल, देख लेते हैं. एथेनॉल 78.5 होता है बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा, एसीटोन का 56 होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम है, मतलब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा उससे. आगे देखते हैं. इथॉक्सी इथेन ईथर 34. यू बेटर नो. अब हमारे पास ईथर्स में चूंकि इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होती हैं तो ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है. बेंजीन का आप जानते हैं कि हमारे पास ज्यादा है. ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, इसका मतलब उनका वेपर प्रेशर ज्यादा है. तो मेरे पास कौन सा आंसर आएगा? आंसर इज द चार्ली. उसने कहा कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, हमारे पास चार्ली ऑप्शन है. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 54 है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करने. कहता है कि methyl fluoride जो फ्लोरोमीथेन हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन द C2H6 ईथेन. हाँ, क्योंकि उसमें पोलैरिटी आ जाती है ना, जिसमें पोलैरिटी आ जाती है तो डेफिनेटली उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. ठीक कह रहे हैं. इनकरेक्ट देखनी हमने. क्लोरोमीथेन यानी ट्राइक्लोरोमीथेन की बात करें, CH-Cl3 क्योंकि क्लोरोफॉर्म की, हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन द CCl4. क्यों जी? हाँ, CH Cl3 पोलर मॉलिक्यूल है,
डिस्टर्ब हो जाती है ज्योमेट्री, जबकि CCl4 परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सही कह रहा है, अभी गलत बात नहीं आई। H2 has greater boiling point than that of the HF, हाँ 100 और HF का 90.5, बिल्कुल सही कह रहा है। ACl has higher boiling point than that of ammonia. My dear students, ammonia -33.5 होता है, ACl का boiling point -85.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सुने जरा, माइनस में जब इंटीजर हाई होता है तो वो वैल्यू कम होती है, HCl की वैल्यू अमोनिया से कम है, वो कह रहा है हायर है और ये गलत कह रहा है। यही मेरा आंसर है, उसने कहा था गलत स्टेटमेंट को चूज करो, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल, यू नो कि अब हमारे पास ये कितनी मेमोरी फिजिकल केमिस्ट्री में अपना रोल प्ले कर रही है कि बॉइलिंग पॉइंट्स, वेपर प्रेशर, चलो इनका तो एक कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन अगर वैल्यूज की बात की जाए तो वो जो तमाम बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज टेबल्स में मेंशन है वो हमने याद करनी है, पढ़ना है। मैंने लेक्चर में भी बताया था, वो क्वेश्चंस आएंगे जैसा कि आ रहे हैं। गॉट इट? सो आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड एज लिक्विड क्रिस्टल? कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, एक ही है और वो इनमें दिया होगा, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। यू नो हमारे पास वो जो एक डिस्कवरी हुई थी, क्लियरिंग टेम्परेचर आया था, फिर हमारे पास मेल्टिंग टेम्परेचर आया था लिक्विड क्रिस्टल्स की, वो सारी केमिस्ट्री आपके सामने आ गई। यू हैव टू मेमोराइज दैट। ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है ना, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जानते हैं ना? हाँ, अब उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं जी। वो कहता है जी P ड्राई गैस इज इक्वल टू P मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन। यस ठीक है, ड्राई में ड्राई गैस का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं या प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें से जो मॉइस्चर का यानी एक्वस टेंशन रिमूव कर दें। बिल्कुल सही कह रहा है, एक्वस टेंशन यानी वेट ऑफ वेपर्स का जो है, बिल्कुल सही कह रहा है। सी ड्राइवर यूज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की सारी एप्लीकेशंस पूछ रहा है जी हमसे, वो तरतीब में एग्जैक्ट बुक के पैटर्न में जो एप्लीकेशंस है वो बहुत डिस्कस हो रही हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स इज 116 टोर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राग कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज 159 टोर होता है। भाई 156 टोर कह रहा है, ये गलत है और यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डाल्टा ऑप्शन मेरा आंसर है। उसने कहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताओ, एटमॉस्फेयर में हमारे पास ज्यादा होते हैं, दैट इज 159 टोर नॉट 156 टोर, तो ये गलती आ गई। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वंस अगेन द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज द डाटा आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 57 मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कहता है इन द इक्वेशन, ओके ठीक है, इसने मुझे बताया हुआ है, मुझे पता है ये वैन डर वाल इक्वेशन की बात कर रहा है। B represents the excluded volume, वो वॉल्यूम जिसको आइडियल गैस में निग्लिजिबल कंसीडर किया जाता था, वो वॉल्यूम जिसकी वजह से गैसेस अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं, जिसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं निग्लिजिबल कह के, लेकिन वो होता है, उसका रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर B का नाम पूछा है, इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। अल्फा ऑप्शन, वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। प्रेशर का बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल वॉल्यूम आपको पता है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से कम होता है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एक सर्टेन लेवल आता है, मैंने लेक्चर में बताया था, जब आप प्रेशर बढ़ाए जाते हैं एक सर्टेन लेवल आता है कि मॉलिक्यूल्स उससे ज्यादा क्लोज नहीं हो सकते, प्रेशर गैप रहता है उनके दरमियान डिस्टेंस। तो हमने कहा था ना B = 4 एक्चुअल वॉल्यूम, 4 एक्चुअल वॉल्यूम मिलके एक एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जितने होते हैं, यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो 4 गुना ज्यादा होता है एक्चुअल वॉल्यूम से। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में फैक्टर B, एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, ये बात ज़हन में याद रखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर अल्फा, जिसकी हमने डिस्कशन कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल का बड़ा खूबसूरत, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने ज़हन में रखिएगा। उनकी टेम्परेचर सेंसिटिविटी, उनकी प्रेशर सेंसिटिविटी, ठीक है, और वो तमाम यूजेस, वो तमाम चीज़ें पूछेंगे। स्टेटमेंट में बोल रहा है, कहता है दे आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ द लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर। सही कह रहे हैं, लॉन्ग इरेगुलर ज्योमेट्री, इल मैनर्ड होते हैं, मूवमेंट लाइक लिक्विड एंड स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी लाइक सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, दे आर ओरिएंटेड इन द रैंडम डायरेक्शन। सही कह रहे हैं, द लिक्विड फेज, मोबाइल फेज होती है ना, ठीक है। दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द क्रिस्टल्स एंड आइसोट्रोपिक लिक्विड। यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारे वर्ड्स उसके सही हैं। अब मैं एंड वाली भी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। कहता है दे शो द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल्स, ऑफ कोर्स जो एलईडीज होती हैं, हमारे एलसीडीज, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडीज होती हैं, या हमारे पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर में सेंसिटिव यूनिट्स लगे होते हैं जो कि अलार्मिंग सिचुएशन बाय चेंजिंग देयर कलर बताते हैं। जो सारे यूजेस हमने पढ़े थे आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अब वो कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, भाई सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। दिस इज एन इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन फॉर यू पीपल कि अगर किसी ने लिक्विड क्रिस्टल के बारे में कुछ नहीं जाना तो वो कम से कम इसको पढ़ के मेजर पोर्शन, 4 मेजर जो प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की वो जान सकता है। ये सारी ठीक हैं, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द लोअर बॉइलिंग पॉइंट। देखते हैं, एथेनॉल का 78.5 होता है, एथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड की बात करता है, इसका 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एथेनॉल एसिटल्डिहाइड का। ओके, तो अभी दो तो मुझे पता लग गए। प्रोपेनॉन यानी ये एसीटोन की बात करें, दैट इज 56 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF 19.5 होता है। तो क्वेश्चन क्या है, लोअर HF का, सबसे कम अभी HF का है मेरे पास, हालांकि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन वो एक बात याद रखिएगा जो मैंने लेक्चर में बताया था कि हमारे पास सिर्फ इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मैटर नहीं करती, इसके अलावा साइज ऑफ द मॉलिक्यूल और जिस वजह से वेंडरवाल इंट्रैक्शन होती है और कौन सी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आती हैं वो भी मैटर करती हैं। सो HF में बेशक स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बाकी गिवन का इससे ज्यादा जो मैंने बोले भी हैं आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो माय आंसर इज द डेल्टा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 60 है जो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं, हम जानते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एफ्यूजन में कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी और द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी होता है। तो ऑप्शंस को देखते हैं, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, बाकी मेरे पास सारी गलत लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 61 स्टूडेंट्स फॉर द डेटा जो कि पेपर में है। Which of the following method is based on the Joule-Thomson effect as basis for liquefaction of the gases? कौन सा मेथड यूज किया था? लेक्चर में किसका हवाला दिया था कि जब हम एक्सट्रीमली प्रेशराइज करके उसको एकदम एक्सपोज करते हैं लो प्रेशर में, तो हमारे पास लिंड्स मेथड है जिसके जरिए गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। जूल थॉमसन इफेक्ट का तो पता है ना आपको, क्या जो मैंने अभी बोला कि सडनली यू आर गोइंग टू एक्सपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड गैस, तो उसके जो वो मॉलिक्यूल एकदम जब एक बहुत ज्यादा एनर्जी लेके निकलेंगे तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और वो लिक्विफाई हो जाएंगे। सो दिस इज लिंड्स मेथड व्हिच इज यूज्ड, ये आपके सामने है। बाकी जो बातें लिखी हुई हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। यू बेटर नो मैनोमेट्रिक मेथड आप जानते हैं, वेपर प्रेशर से एसोसिएटेड है। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन के मुतालिक उसने स्टेटमेंट्स कही हैं। अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ ली। स्ट्रॉन्गर आर द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ग्रेटर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बिल्कुल ठीक है। जितनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उतनी देर से वेपोराइज होता है। Polar molecule have greater heat of vaporization than non-polars. Of course, polar molecule में intermolecular force of attraction ज्यादा होगी। Which of the following statement is correct? पूछ रहे हैं, तीनों statements ठीक हैं। So delta option is my answer. Once again, this is an example of informative question. My dear students, this paper is specially designed for your preparation. हमारी कोशिश ये है कि हम इस तरह से क्वेश्चन मॉडिफाई करें कि उसमें आप मैक्सिमम लर्निंग कर सकें, कोहेरेंस आ जाए आपके नॉलेज में, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आप अपने आप को चेक कर सकें। और अगर यू आर नॉट क्लियर इन एनीथिंग देन यू आर गोइंग टू मेमोराइज द डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन लाइक दीज के जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है। सो वंस अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन फॉर यू। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अच्छा जी, पानी को ध्यान में रखते हैं। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। पानी हमारे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, फिर वो 4 से 0 पे जाते हुए एक्सपैंड करता है, 9% वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यू बेटर नो ना, जानते हैं। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट हैज द मिनिमम वॉल्यूम, ऑफ कोर्स डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम मिनिमम, एक ही बात है। इट इज इन द लिक्विड स्टेट, हाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड होता है।
इट शोज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ऐसा तो नहीं है। क्या ज्योमेट्री होती है अभी पानी में? H2O, दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट ध्यान में लाए ना। ये भी 4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। बेशक इसकी शेप एंगुलर होती है लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, नॉट ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल। सो डेल्टा ऑप्शन इज रॉन्ग। जी जिसने क्वेश्चन किया था, आई एम गोइंग टू आंसर दैट। वेरी सिंपल। और आप पेपर में देख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर भी डिस्प्ले कर दिया गया, यू कैन सी इट इजीली। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। Equal masses of methane and oxygen are mixed in the empty container at 25 degree centigrade. So popular kind of question। और इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है और मैं आपको समझाता भी हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है और जो किया है वो क्यों किया है। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। ये स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 64 जो कि एक तरह का न्यूमेरिकल आपके सामने प्लेस किया। उसने मुझसे दो गैसेस कही हैं, मैंने मीथेन और ऑक्सीजन को लिख लिया कंपैरिजन में। मैंने सबसे पहले मोलर मास लिखा मीथेन का, दैट इज द 16 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम। ओके डन हो गया। अब उसने क्या कि इक्वल मैसेज, उसने मुझे नहीं कहा कि तुम 32 ग्राम लो। अगर ऐसा सवाल आए तो आपने पता क्या करना होता है, आपने जो हायर मैस ना वो कंसीडर करना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का मैस जो मोलर है दैट इज 32 और मीथेन का 16 है। तो मैंने जो इक्वल मैसेज जो लेने हैं तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, फॉर MD-CAT स्टूडेंट्स दिस इज द टेक्निक आई एम टेलिंग यू, मैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने खुद अज्यूम कर लिया कि जो ज्यादा मैस है उसको मैं कंसीडर करता हूँ। लेट्स से 32 ग्राम और इसका भी 32 ग्राम, इन दोनों के इक्वल मैसेज आ गए। अब मैं इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करता हूँ। कैसे? गिवन मैस ओवर मोलर मैस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए? मीथेन के 2 मोल्स, ऑक्सीजन का 1 मोल। वेरी सिंपल केमिस्ट्री। नाउ यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। अब वो मेरी बात करता है, मैंने उसमें से मोल फ्रैक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं ना, मोल फ्रैक्शन। उसने क्वेश्चन जो किया, उसने स्टेटमेंट दी है, उसने कहा कि बताएं कि किसका प्रेशर फ्रैक्शन ज्यादा है, किस गैस का, जो भी गैस का वो पूछे, बल्कि ये नहीं उसने पूछा, उसने कहा कि ऑक्सीजन का क्या मोल फ्रैक्शन होगा प्रेशर का। मैं कहता हूं वो ज्यादा पूछ ले कम पूछ ले, इस सवाल को जिस तरह मर्जी पूछ ले, मैं वैल्यूज आंसर कर सकता हूं क्योंकि मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब मुझसे जिस भी गैस का पूछेगा, अभी उसने ऑक्सीजन का पूछा ना पहले, तो मैं वो आंसर जस्टिफाई करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है 1, टोटल नंबर 3 है तो 1/3। तो इसका तो मैं आंसर कर देता हूं, जो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन अल्फा इज माय आंसर। वेरी सिंपल। बट मैं यहां पे बात को मॉडिफाई कर रहा हूं। मैं आपसे मीथेन का पूछ लूं तो आप 2/3 कह देते भाई, जिसका भी पूछा उसके मोल्स ऊपर और टोटल नीचे। अच्छा, इससे मैं कहता कि कौन सी गैस कितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो फिर आप कहते कि भाई जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और एवोगाड्रोस लॉ का कॉम्बिनेशन याद है ना, तो भाई जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे ऑफ कोर्स उसके पार्टिकल ज्यादा होंगे, ऑफ कोर्स उसके कोलिजन ज्यादा होंगे, ऑफ कोर्स उसका प्रेशर एक्सर्शन ज्यादा होगा। तो ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, एक सिंपल कैलकुलेशन करके आपके सामने मैंने इसका तो आंसर कर दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी एक्सप्लेन किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। बालाजी क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर अल्फा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 65 पेपर में आपके सामने है स्टूडेंट्स। एवरेज नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन। मुझे ये बताएं किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनाएंगे, एक के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के पास लोन पेयर्स कितने और दूसरा हाइड्रोजन कितने हैं मॉलिक्यूल्स के पास। अब मैं देखता हूं तो कहता है नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ द लोन पेयर्स अटैच्ड, बोथ ए एंड बी। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल, द पॉपुलर स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लोन पेयर और हाइड्रोजन एटम। मैं वही तो कहता था कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड HF में होता है, लेकिन बॉन्डिंग H2O में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 ही हाइड्रोजन एटम है, इनके दरमियान इंटरेक्शन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। एमोनिया में NH3 में 1 लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन एटम्स है, लेकिन बॉन्ड 1 बनेगा क्योंकि 1 लोन पेयर और 1 हाइड्रोजन एटम का कॉम्बिनेशन होगा। HF में 3 लोन पेयर हैं, 1 हाइड्रोजन एटम है, बॉन्ड 1 ही बनेगा। गॉट इट? तो ये स्टेटमेंट से रिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है चार्ली। Question number 66. The polarizability of the noble gases, टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डायपोल्स बनेंगे और वो दूसरे की इंडक्शन करेंगे, इंड्यूस डायपोल बनेंगे, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सारी केमिस्ट्री अब उसकी बेस पे क्वेश्चन कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड रिजल्ट्स इन द डैश इन द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट।
Alpha option is my answer. Both things are going to be increased. Got it? Very simple. Next question is question number 67, which is not the application of the plasma state. Okay, it is used as a fluorescent light bulb. होता है यूज प्लाज्मा स्टेट में. ऑफ कोर्स हमने जो जितनी भी ट्यूब लाइट्स की बात करते हैं, वेरी लो प्रेशर पे प्लाज्मा जनरेट कर रहे होते हैं. अगर हाई टेम्परेचर नहीं दे सकते तो लो प्रेशर तो देते हैं हम. गोट इट. इट डेवलप्स इन द नियॉन साइंस. यस, इट इज यूज्ड इन द स्टीरिलाइजेशन ऑफ द सम मेडिकल प्रोडक्ट्स. बिल्कुल बिल्कुल प्लाज्मा का यूज है ये. क्रोमेटोग्राफी में यूज नहीं होता. क्रोमेटोग्राफी में प्लाज्मा बिल्कुल यूज नहीं होता. डेल्टा इज इनकरेक्ट. देखें ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था. वेरी सिंपल आंसर, डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 68, मोलर वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट. भाई वॉल्यूम किस पे मैक्सिमम होगा? दो चीजें हो. एक तो प्रेशर, मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम होना है, प्रेशर कम हो. दूसरा टेम्परेचर ज्यादा हो. प्रेशर कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो. अब हम देखते हैं, अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा सकते हैं. P1 V1 over T1 equal to P2 V2 over T2. देखते हैं. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो एक स्टैंडर्ड केस आ गया. बीटा में ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर 127 पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा दिया. अभी ये वॉल्यूम ज्यादा हो गया. बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है. प्रेशर बढ़ा दिया, इसमें वॉल्यूम कम होगा, तो चार्ली मेरा आंसर नहीं है. अभी तक ए बी सी ऑप्शन में से बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है. डेल्टा को देखते हैं. टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया है बट प्रेशर भी डबल कर दिया है. टेम्परेचर जितना बढ़ाया उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया है, तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा. सो इन चारों ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा ऑप्शन. यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो. बीटा ऑप्शन इज अ वेरी सिंपल क्लियर ऑप्शन. विदाउट कैलकुलेशन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. ठीक है. सो 68 का आंसर बीटा है. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं. ड्यूरिंग द एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड, ड्यूरिंग द एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड, जो कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन है, कूलिंग इफेक्ट है वगैरह वगैरह. टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन अनअफेक्टेड. जो रिमेनिंग लिक्विड है उसका टेम्परेचर अनअफेक्टेड नहीं रहता. कूलिंग फिनोमेनन है, वो कूल डाउन हो जाता है. तो अल्फा तो नहीं है. टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मे राइज और फॉल. मे फॉल होना चाहिए था, राइज नहीं करता कभी भी. बीटा ऑप्शन भी गलत हो गई. टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड विल राइज गलत हो गया. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड विल फॉल. वी नो evaporation is a cooling phenomenon because high energy molecules are leaving the system. They are getting the energy with themselves. और रिमेनिंग एनर्जी कम हो जाती है, वो कूल डाउन हो जाता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है. बहुत सादा और बहुत क्लियर आंसर, डेल्टा ऑप्शन. Discussion based paper and you are observing the time, spending the time on every concept, on every question just for you people. Please listen and improve your knowledge. Question number 70 है. At higher altitudes, okay, the boiling point of the water is lowered because क्या होता है? जैसे जैसे सतह समंदर से ऊपर जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, जैसे मरी की बात की, फिर माउंट एवरेस्ट, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता जाता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट. अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना शुरू हो जाता है. गॉट इट. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एट ऑल्टीट्यूड्स. बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 71 स्टूडेंट्स, which of the following gases show minimum deviation from the ideal gas behavior? Minimum deviation from the ideal gas behavior. एक तो ग्राफ हमारे सामने, तो मेमोरी बेस्ड है, मैं ऑप्शंस देख लेता हूँ. तो ऑफ कोर्स मेरे पास हीलियम आंसर है कि नोबल गैस है. नॉन इंटरएक्टिव फोर्सेस नहीं होती, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं होंगी तो हम आइडियल लाइन के पास हैं. आइडियल गैस ये तो कहती है देयर इज नो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. दूसरा हीलियम ही क्यों? क्योंकि हीलियम का स्मॉलेस्ट साइज है नोबल गैसेस में भी, तो इसमें इतना ज्यादा साइज की पोलराइजेबिलिटी भी नहीं है, इंटरेक्शन भी नहीं है. इस वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. इस वजह से हीलियम जो है इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं होती और उस वजह से ये आइडियल लाइन के करीब तरीन पाई जाती है. वेरी सिंपल. याद है लेक्चर में यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा. वेरी इंटरेस्टिंग. अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आप कहते हैं भाई मैस तो हाइड्रोजन का हीलियम से कम है, तो फिर इसको आइडियल लाइन के ज़्यादा पास होना चाहिए. मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन में 2 एटम है, साइज एक्सीड कर जाता है. इसमें उसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 2 न्यूक्लियर के गिर्द घूमता है हाइड्रोजन में. उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिव टू द हीलियम ज़्यादा होती है. इस वजह से वो मैस कम होने के बावजूद आइडियल लाइन से दूर होता है. और एक और बात आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता वो जूल थॉमसन इफेक्ट से. तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है. मैं रिपीट कर रहा था. बहरहाल क्वेश्चन नंबर 71 का अल्फा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ते हैं.
A real gas obeying the van der Waals equation, हाँ, will resemble ideal gas if, भाई एक रियल गैस है, हम जानते हैं कि वो कब आइडियल बिहेव करेगी। सर दो बातें जब होंगी, क्या, जब उनके मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, ओके, और दूसरी जब सर उनका जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, जो हम जानते हैं वॉल्यूम, वो इतना कम होगा होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में कि वाकई निग्लिजिबल लगे, यानी गैस एक्सपैंडेड हो तब होगी गैस एक्सपैंड, जब लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो। अच्छा तो फिर क्या होगा, वैन डर वाल इक्वेशन की भाई ने बात की है क्वेश्चन में, वैन डर वाल्स इक्वेशन में कौन से दो फिनोमेना ऐड किए थे, फैक्टर्स ऐड किए थे सर आपने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर ए और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फैक्टर बी। अगर हम कोई ऐसा फंक्शन करें कि फैक्टर ए और फैक्टर बी वेरी स्मॉल हो जाए, निग्लिजिबल हो जाए, तो एक रियल गैस भी आइडियल गैस के तौर पे बिहेव करेगी। गॉट इट, यू हैव टू मेमोराइज दैट। So both factors A and B must be small. Charlie option is my answer. Very clear answer. Question number 73 की तरफ आते हैं। According to the Charles law, V over T is equal to KT at constant pressure. ठीक है, K depends on all of the factors except K किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करता। उसने कहा K depends on all of the factors except nature of gas पे करता है, फैक्टर के डिपेंड बिल्कुल करता है, क्योंकि हम डिफरेंट गैस करेंगे तो डिफरेंट फैक्टर आएगा। मैस ऑफ द गैस, ऑफ कोर्स जब गैस डिफरेंट करेंगे तो उसका मैस भी डिफरेंट आ जाएगा, डिपेंड करता है। प्रेशर ऑफ द गैस वेरिएंट करने से, आप देखें ना, V और T का रिलेशन है, वॉल्यूम और, जिसमें मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इन सब पे डिपेंड करता है। इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, इंटर नहीं, इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस तो एक केमिकल बॉन्ड है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। तो डेल्टा ऑप्शन है, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वरना तो डीकंपोजिशन हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बड़ा खूबसूरत सवाल है, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 74 स्टूडेंट्स, द प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट 760 millimeter of mercury column at sea level is called the 1 atmospheric pressure। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन देखिए, 1 atmospheric की डेफिनेशन। ओके, इट इज द फोर्स exerted by 760 millimeter long column of the mercury, ठीक है, of an area of the 1 centimeter cube, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, at 0 degree centigrade। वो तमाम यूनिट्स में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है वो पूछना चाह रहा है। ये वैल्यूज मेमोरी बेस आप जानते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर के बराबर होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी के बराबर होता है, 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस के बराबर होता है, 14.7 के बराबर होता है। क्वेश्चन, बीटा ऑप्शन इज रॉन्ग, बीटा ऑप्शन इज इररेलेवेंट। उसने 14.5 लिखा है, ये गलत है। तो यही उसने पूछा था कि हमारे पास जो आंसर एक्सप्लेनेशन सी है, वो जो डिस्टर्बेंट है वो बीटा ऑप्शन है, 14.5 इज इररेलेवेंट। 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस के बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सो बीटा ऑप्शन इज इररेलेवेंट, गलत है, इनकरेक्ट है, बाकी सारी करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे। Which of the following laws can only be explained on the basis of the Kelvin scale? कौन सा है ये Kelvin scale की डिस्कवरी का बायस कौन सा लॉ था? चार्ल्स लॉ, यू नो, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन। हाँ, अगर हम एब्सोल्यूट जीरो को, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो यानी केल्विन टेम्परेचर की जो बेस है -273.16 डिग्री सेल्सियस, उसको ना इमेजिन करते तो फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास तमाम गैसेस का वॉल्यूम खत्म हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता, इस वजह से उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास केल्विन स्केल की डिस्कवरी और यू केल्विन स्केल एस्टेब्लिश किया गया, व्हिच इज इन डायरेक्ट रिलेशन विद द ऑप्शन बी, चार्ल्स लॉ। गॉट इट, वेरी सिंपल, ये लेक्चर में भी बात की थी हमने। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। Which of the following diagram correctly describes the behavior of a fixed mass of an ideal gas when temperature is measured in Kelvin? स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ना डिफरेंट ग्राफ्स शो कर दिए हैं। आपने जितने भी लॉस पढ़े उनके ग्राफ्स आपके जहन में होने चाहिए। जो मैंने बताया था लेक्चर में भी कि आपको पता होना चाहिए कि बॉयल्स लॉ की क्या शेप होती है, उसकी जो 2-3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये चार्ल्स लॉ में जो सारे ग्राफ्स याद होने चाहिए, वही पूछ रहा है। तो इनमें से जो बेस्ट सुटेबल मोस्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन मेरे पास है, इनमें से जो बेस्ट है ना, दैट इज बीटा ऑप्शन।
मैंने क्यों फोकस किया माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स लिसनिंग टू मी, इनमें से बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है। बच्चा कहेगा सर है ही बीटा ऑप्शन ठीक, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन आती है, हाँ, लेकिन मैंने क्यों कहा कि हाँ ये मेरा आंसर है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। जस्ट इमेजिन, क्या वॉल्यूम आप जीरो कर सकते हैं? यहाँ पे वॉल्यूम जीरो ग्राफ पे शो हो रहा है, यहाँ पे ठीक है, इस बात को मैं आंसर करेक्ट कर रहा हूँ, इन ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ कि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएं वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करें वॉल्यूम रिड्यूस होता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब वॉल्यूम जीरो होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, -273.16 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, दैट इज अनअचीवेबल, दैट इज स्टिल हाइपोथेटिकल। और वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं होता, उससे बहुत पहले ही मटेरियल लिक्विफाई हो जाता है, और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने लेक्चर में इस पर बात की थी, याद रखिएगा। बहरहाल ऑप्शन बीटा इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, Which of the following is the most accurate method to measure the vapor pressure? कौन सा जी, कौन सा मेथड? आपने एक ही मेथड पढ़ा है और वो मेथड पढ़ने से पहले आपने कहा था कि there are different methods but most accurate is what? Option alpha, manometric method. Very simple answer, memory based question, alpha option. Question number 78 है, which of the following relationship is correct? कौन सा रिलेशन ठीक है, देखते हैं। is correct, नहीं अल्फा गलत है, वी तो टेम्परेचर के डायरेक्ट होता है, डेंसिटी का भी इन्वर्स है, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी वॉल्यूम उतना कम होगा, बिल्कुल गलत कह रहा है, चार्ली इन्वर्स रिलेशन होता है। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, मैंने कहा था कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसी भी गैस के वो उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, सो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, और मेरे पास बाकी तमाम जो हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, स्टेटमेंट है, if we plot a graph between the temperature, okay, on x-axis, temperature on x-axis and the volume of 1 mole of gas on y-axis, we get a straight line। चार्ल्स लॉ की बात कर रहा है, which cuts the temperature axis at -273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें पता है the temperature is called absolute zero। informative क्वेश्चन है, वही जो बातें मैं बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से पढ़नी है, MD-CAT में भागना नहीं है, तसल्ली से पढ़नी है, अंडरस्टैंड करना है, इसमें से भी कोई ट्रिक हो सकता है। अब कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द एब्सोल्यूट जीरो। अच्छा, जीरो केल्विन के बारे में बात करें, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? उसने कहा एक्सेप्ट इट इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, बिल्कुल है। इट इज अनअटेनेबल, बिल्कुल सही कह रहा हूं, अभी मैंने यही बात की थी। ऑल ऑफ द गैसेस चेंज इनटू द लिक्विड बिफोर दैट, यस ऑफ कोर्स। एब्सोल्यूट जीरो और द डिफरेंट स्केल्स आर 0 केल्विन, -273.16 सही कह रहे हैं, -459 फ़ारेनहाइट होता है, ये 450 कह रहा है, और देखें ये गलत स्टेटमेंट है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो मैंने अभी बोला, याद कर लें, 0 केल्विन -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, और 459 फ़ारेनहाइट माइनस में 0 केल्विन के बराबर होते हैं। जो टेम्परेचर स्केल है वो आपके सामने आज यूज हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप। So delta is my answer, very simple. ये incorrect है। Question number 80, in which of the following substances hydrogen bonding does not play any role? हाँ, वाटर में तो होता है, प्रोटीन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, माइल्ड लिंकेज में पता है ना, पोलर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन NH को उसके साथ बिल्कुल होती है। HCl में डायपोल फोर्सेस होती हैं। मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एमोनिया, H2O एंड HF सिर्फ इनमें होता है। HCl तो बॉर्डर लाइन केस है, HCl में नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है? सो चार्ली इज द आंसर, जिसमें वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज ग्रेटर वेपर प्रेशर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किसका वेपर ग्रेटर वेपर प्रेशर पूछा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। गॉट इट, देख लेते हैं। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका वेपर प्रेशर मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम है। एथेनॉल का वाटर से ज्यादा है क्योंकि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, 78.5। ओके, एसीटोन 56 होता है। और आइसोपेंटेन नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन है, इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड। 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो
इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड द क्लियर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 82 डियर स्टूडेंट्स, the highest temperature at which a substance can exist as liquid, this is called the definition of the critical temperature। ये critical temperature की definition है। the maximum or the highest temperature at which a substance can exist as a liquid is called its critical temperature, beta option, very simple and the clear memory based question। 83, when graph is plotted between the pressure along x-axis and the volume along the y-axis at constant temperature, the curve obtained is called, constant temperature पे जो curve आती है उसको हम isotherm, iso means same, therm in temperature, temperature तो constant है, same temperature, isotherm, alpha option is my answer। Question number 84, which of the following is the application of the boiling point of a liquid? Application of the boiling point of the liquid, okay, uses of the pressure cooker only, हाँ है। एप्लीकेशन ऑफ द वैक्यूम डिस्टिलेशन टेक्निक, हाँ वैक्यूम क्रिएट करके उसको पहले बॉयल कर लेते हैं ताकि वो डीकंपोज ना हो। ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। सो 84 में चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ NO2 गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। माय डियर स्टूडेंट, इसको मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए बोर्ड पे। बड़ा सिंपल सा फार्मूला, D=PM/RT। NO2 का हमने फैक्टर देखे, आप देखें D=PM/RT, उसने मुझे प्रेशर दे दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मोलर मास NO2 का 46 होता है, नाइट्रोजन हमारे पास 14 होता है, ऑक्सीजन 32, इन दोनों को ऐड इन करते हैं तो 46 आता है। वो मैंने मोलर मास यहाँ पे लिख दिया है, R की वैल्यू लिखी है 0.0821 और मल्टीप्लाइड बाय 273। तो ये एक्सप्रेशन जो है मेरे पास सामने आ रहा है, जो कि ऑप्शन आपके सामने दी गई है। और 85 का जो आंसर है इस एक्सप्रेशन के मुताबिक, जो मैं आपको बता दूं वर्ड्स में, दैट इज द ऑप्शन beta, option beta is my answer, very simple and clear। Well my dear students, that was all about the today's test number 24, which was about the states of matter, UHS topic 2 physical chemistry। I hope कि इसके तमाम डिस्कशन से आप लोगों ने स्टाइल ऑफ द क्वेश्चंस को जो इस पैटर्न में इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे उसको फुली अंडरस्टैंड किया होगा, और इंशाल्लाह आप इसकी बेहतरीन तैयारी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।